प्रकाश जी अपना सारा जीवन घर से दूर रहकर बिता दिए, जहां उनकी पोस्टिंग थी। अब रिटायर होने के बाद घर आए तो घर के सभी लोगों का बोल चाल ही बदल चुका था। कहाँ जा रही हो रागिनी बिटिया, इतनी शाम गए? बेटी को अकेले घर से निकलते देख प्रकाश जी टोक दिए। रागिनी बोली, सखी के यहाँ जा रही हूँ पापा। अकेली मत जाओ, भैया को लेती जाओ या फिर कल चली जाना। अभी इतना अंधेरा हो गया, लौटते लौटते रात हो जाएगी। पापा के मना करने पर रागिनी कोई जवाब दिए बिना पलटी और पांव पटकते हुए अंदर चली गई। माँ, ये पिताजी अगर इसी तरह टोका टोकी करते रहे तो हमारा तो जीना हराम हो जाएगा। इनसे कह दो ज्यादा रोक टोक ना किया करे, नहीं तो फिर हम भी जिद पे अड़ जाएंगे। गुस्से के मारे नाक लाल करती रागिनी ने माँ को आड़े हाथों लिया। हाँ ठीक है कह देंगे, लेकिन तुम लौट काहे आई? तो क्या करती? पिताजी बाहर ही तो बैठे हैं, दिन रात वहीं बैठे रहते हैं, कहीं आना जाना मुश्किल कर दिए हैं। सच में अगर ऐसे ही बात बात पे टोकते रहे तो हमारा तो पहनना ओढ़ना आना जाना सब बंद हो जाएगा। लगभग रुआंसी आवाज में बोली रागिनी। अरे नहीं, हम समझाएंगे इनको। परिवार में रहे नहीं ना तुम्हारे पिताजी, इसलिए यहाँ का तौर तरीके उनके समझ में नहीं आ पा रहा है। अभी रागिनी को उसकी माँ पार्वती जी समझा ही रही थी कि बेटे किशोर के चिल्लाने की आवाज़ आई। क्या है किशोर, क्यों चिल्ला रहे हो? क्या हो गया है? माँ, पिताजी को बताओ कि हमारा आदत क्या है। ये रोज रोज की सफाई देना हमें नहीं सुहाता। अभी परसों भी निकलने लगे तो पूछ रहे थे, अब आज लौटे हैं तो फिर पूछ रहे हैं। अरे कहीं से चोरी डकैती करके आ रहे हैं क्या? ऐसी जानकारी लेने लगते हैं जैसे आधी रात को हम दबे पांव लौट रहे हो। किशोर का पारा हाई था। अरे बेटा, तुम तो जानते ही हो कि पिताजी। माँ ने पुचकारना चाहा। नहीं, हम नहीं जानते पिताजी को। रहे हैं कभी हमारे साथ जो हम जानेंगे उन्हें? जिंदगी में पहली बार 2 महीने से देख रहे हैं उन्हें। परेशान करके रखे हुए हैं सबको। ऐसा नहीं चल पाएगा, बता देना उन्हें। किशोर की भुनभुनाहट जरा तेज थी। अरे धीरे बोल बेटा, सुन लेंगे तो कितना बुरा लगेगा उन्हें। बैठक के दरवाजे की ओर देखते हुए माँ ने मुंह पर उंगली रख के बेटे को धीरे बोलने का इशारा किया। अरे कब तक धीरे बोले? पहले तो थे नहीं, अब घर में आए हैं। किशोर की आवाज़ में झुंझलाहट स्पष्ट थी। किशोर, वो तुम्हारे पिता है। ये घर उन्हीं के पैसों से बना है, जिसमें हम सब ठाठ से रह रहे हैं। जैसे हम हैं वैसे ही वे हैं तुम्हारे लिए। इस तरह की बातें शोभा नहीं देती। रिटायरमेंट के बाद यहाँ नहीं आएंगे तो कहाँ जाएंगे? पार्वती को बेटे की बात अच्छी नहीं लगी थी। ये अलग बात है कि उनकी हद दर्जे की टोका टोकी से पार्वती भी झुंझला जाती थी। जरा बाहर निकली नहीं कि कहाँ जा रही, क्यों जा रही? फलान सब्जी क्यों बनाई? रोटियां बहुत नरम नहीं बनी। ये बच्चे दिन भर कहाँ गायब रहते हैं? बहू से कहो बाहर वालों से इतना खुल के ना बतियाया करे। रागिनी कभी भी चल देती है। तुमने बहुत छूट दे रखी है, बिगाड़ दिया है बच्चों को। अब इस उम्र में सुधारने में बड़ी मुश्किल आएगी। बैंक के कर्मचारी रहे प्रकाश मिश्रा किसी भी शहर में 2 साल से ज़्यादा नहीं रह पाते थे। हर दूसरे साल ट्रांसफ़र हो जाता था। शुरू में जब बच्चे छोटे थे तब पत्नी पार्वती साथ में रहती थी, लेकिन जैसे ही बड़े बेटे संजय की उम्र कक्षा 1 में दाखिले की हुई तो प्रकाश जी ने अपने पुश्तैनी कस्बे में अपने पुराने प्लॉट पर घर बनवा लिया। प्रकाश जी बीच बीच में आए, लेकिन 2-3 दिन से ज़्यादा के लिए नहीं। उतने में हिसाब किताब क्या समझते, सो पूरा जिम्मा पार्वती जी ही संभाल रही थी। प्रकाश जी पूरी तरह निश्चिंत थे, केवल पैसा बैंक में डलवाते रहते थे और पार्वती जी ज़रूरत के मुताबिक पैसे निकालती रहती थी। जब घर बन के तैयार हुआ तब भी प्रकाश जी गृह प्रवेश के 1 दिन पहले ही आ पाए थे। सारी तैयारियां पार्वती ने ही की थी। घर बनने के 2 साल बाद ही किशोर हुआ था। उस समय जेठानी भी आ गई थी कुछ दिन के लिए, और प्रकाश जी तो वहीं एक
या 2 दिन के लिए ही आ पाते थे। रागिनी के स्कूल जाने की उम्र होने पर दाखिला करवाने के लिए पार्वती ने पति से कहा। प्रकाश जी, जो अब तक खुद पार्वती पर निर्भर हो चुके थे, सुनते ही बोले, तो हम क्या करें? तुम जानो, जहाँ संजय पढ़ रहा है वहीं दाखिल करवा दो। पार्वती भी उनका जवाब जानती थी, जैसे इसलिए उन्होंने भी मुंह छूने भर के लिए ही पूछा था। एडमिशन फॉर्म तो वे पहले ही ले आई थी और अब रागिनी भी स्कूल जाने लगी थी। घर में रह गए पार्वती और साल भर का किशोर। पार्वती बड़ी पापड़, अचार, स्वेटर जाने क्या क्या बनाने में व्यस्त रहती। प्रकाश जी हर दूसरे और आखिरी शनिवार को आते थे और सोमवार को बड़े सवेरे चले जाते थे। बच्चे केवल एक दिन उनके साथ रहते। संजय और रागिनी तो उनके साथ 3-4 साल रहे ही थे, लेकिन किशोर का उनके साथ रहना नहीं हो पाया था। प्रकाश जी जब आते तो किशोर दरवाजे के पीछे छिप जाता, उनके सामने तक ना निकलता। अजनबी निगाहों से देखता, वो गोद में लेने की कोशिश करते तो खूब जोर से रोने लगता। किशोर को गोद से उतार देते तो दौड़ के माँ के आंचल में दुबक जाता। 2-4 महीने बाद ही प्रकाश जी का ट्रांसफ़र लखनऊ में हो गया। अब वे घर से ज़्यादा दूरी पर पहुंच गए, सो हर 15 दिन में घर आने का सिलसिला भी टूट गया था। अब वो महीने में एक बार ही आते थे, वो भी 2 दिन के लिए या फिर कोई छुट्टी पड़ने पर आते थे। बच्चे अपने इर्द गिर्द केवल माँ को ही देख रहे थे। खाना बनाती, कपड़े धोती, स्कूल ले जाती, रिजल्ट लेने जाती, पास होने पर मंदिर ले जाती, होमवर्क करवाती, कहानियाँ सुनाती, खिलौने दिलाती, साथ में खेलती माँ और सिर्फ माँ। सो माँ की हर बात, डांट, रोक टोक, थप्पड़ सब मंजूर था तीनों बच्चों को। लेकिन पिताजी शाम को संजय और बहू पिक्चर देखने जा रहे थे। तख्ते पर बैठे प्रकाश जी ने टोका, कहाँ जा रहा है संजय? संजय ने झिझकते हुए कहा, पिक्चर देखने। अरे, तो अकेले क्यों जा रहे? रागिनी और किशोर को भी ले जाते। साथ में ले जाओ, वरना रागिनी फिर अपनी सहेली के साथ अकेले ही चल देगी पिक्चर देखने। प्रकाश जी ने आदेश सा देते हुए कहा, पिताजी, हमारे पास 2 ही टिकट है। 2 टिकट माने और नहीं मिलेगी अब। पहले ही बहन का टिकट लेना चाहिए था, यानी तुम उसे ले ही नहीं जाना चाहते थे। प्रकाश जी तनतनाए, ये लो माँ, इनका नया नाटक देखो। बेचारी भाभी जन्म कर्म में तो भैया के साथ निकल पाती है, उस पर हमें भी उनके प्यार थोपना चाह रहे हैं। रागिनी की बात पूरी भी नहीं हो पाई थी कि बहू चमकते हुए अंदर आ गई। आते ही पर्स एक और फेंक धम से कुर्सी पर बैठ गई। ये वही बहू है जिसने शिकायत के लिए कभी मुंह खोला ही नहीं। हंसती मुस्कुराती बहू सबके लिए हाजिर रहती। ये अलग बात है कि पार्वती भी बहू पर जान न्यौछावर किए रहती थी। उसे कभी अकेले रसोई में नहीं खटने दिया। आखिर ब्याह को हुआ ही कितना समय था, कुल 2 साल ही। पार्वती जिद करके और बहू को घूमने फिरने, शॉपिंग के लिए या फिल्म देखने भेजती। आज भी दोनों महीने भर बाद निकलने वाले थे, लेकिन प्रकाश जी ने सब गड़बड़ कर दिया। संजय का भी मन उचट गया था। फिल्म देखने जाने से पिताजी के आने के बाद से बहू वैसे भी अब खुल के बाहर नहीं निकल पाती थी, क्योंकि पिताजी बैठक में तख्ते पर बैठे रहते या फिर बाहर बरामदे की आराम कुर्सी पर। दोनों स्थितियों में पिताजी से सामना होना ही था। सालों बाद पिता नाम के इस शख्स को अपने बीच पाके वैसे भी बच्चे उनसे बहुत आत्मीयता जोड़ नहीं पा रहे थे। ऊपर से उनकी टोका टोकी। प्रकाश जी भी क्या करें? अब यहाँ अपने सामान सहित आए तो देखा कि घर पहले से ही सबके हिस्सों में बंट चुका है। घर में 3 बेडरूम, 1 ड्राइंग रूम, रसोई, भंडार घर और पूजा घर है। संजय की शादी के बाद 1 कमरा उन दोनों का हो गया, 1 कमरा किशोर और रागिनी के पढ़ने सोने का। ये अलग बात है कि दोनों ही अलग अलग समय पर पढ़ते सोते थे, सो हमेशा लड़ते रहते थे। रागिनी कई बार कह चुकी थी कि उसे अलग कमरा चाहिए,
M.com का अंतिम साल है। इस किशोर के चक्कर में रिजल्ट खराब नहीं कर सकती। खैर, पिता के साथ काफ़ी सामान आया था, जबकि उनका कहना था कि आधे से ज़्यादा सामान तो वे रामू को दे आए हैं। फिर भी एक नया कूलर, खूब बड़ी बड़ी 2 अलमारियाँ, बर्तनों का एक लोहे वाला बक्सा, 2 बक्से भर के किताबें, 3 सूटकेस उनके कपड़ों के, जो कमरा उनका कहलाता था। वो पहले ही घर भर के अतिरिक्त सामानों से भरा पड़ा था। केवल एक तख्ते की जगह उस कमरे में अब तो कहना ही क्या। प्रकाश जी की अलमारियां और सूटकेस किसी प्रकार वहां हटाए गए। माँ ने तख्ते निकाल के बैठक में डलवा दिए और खुद अपने लिए फोल्डिंग पलंग डाल दिया, क्योंकि वहां उसी के लायक जगह बची थी। पिताजी का इंतजाम बैठक में किया गया, उनके लिए यही जगह बची थी। पति से ये कहते हुए पार्वती थोड़ा हिचकिचाई भी, लेकिन क्या करती, कहना तो था ही। प्रकाश जी नौकरी करते करते थक गए थे, या घर से दूर रहते हुए अकेलेपन ने उन्हें थका दिया था। 55 का होने के बाद से ही 60 का होने का इंतजार में थे। चाहते थे कि जल्दी रिटायर हो और घर पहुंचे। छुट्टी में जब भी घर जाते हैं, बच्चे कैसे आसपास मंडराते रहते हैं, लेकिन केवल एक दिन बाद ही जब उन्हें वापस जाता देखते हैं तो कितने रिवांसे हो जाते हैं। प्रकाश जी को ही कौन सा अच्छा लगता है बच्चों को छोड़ के जाना, लेकिन क्या करे, नौकरी ना करे तो घर कैसे चले। पत्नी पार्वती भी कैसे खिल जाती है उन्हें देख के। उनकी पसंद की सब्जी, उनकी पसंद का रायता, कढ़ी, आलू के पराठे, क्या क्या नहीं बना डालती 2 दिन के अंदर। जाते समय कुछ ना कुछ सूखा नाश्ता रख देती कि ऑफिस से लौट के खा सके। बच्चे छोटी छोटी चीज़ें पाके कूदने लगते। वे जब भी जरा लंबी छुट्टी में आते तो जाते हुए पत्नी कहती, अब बहुत हुआ, ट्रांसफ़र हो पाता तो अच्छा था। हम भी अकेले गृहस्थी संभालते संभालते थक गए हैं। बच्चे उनके कंधे पर झूमते हुए पूछते, तुम यहाँ क्यों नहीं रहते, नौकरी छोड़ दो, हमें साइकिल पर घुमाने कोई नहीं ले जाता, तुम आ जाओ तो रोज़ घुमाओगे ना। उनकी आंखें भर आती और झूठी तसल्ली देते, बहुत जल्दी आ जाऊंगा बेटा, देखना छोड़ दूंगा नौकरी। लेकिन फिर ये वादा भी झूठा ही साबित होता। संजय और रागिनी ने बड़े होते ही ऐसी जिद करना भी छोड़ दिया था, लेकिन उनके आने पर बेहद खुश और जाते समय उतने ही उदास हो जाते थे दोनों। फिर संजय की शादी तक का मौका आ गया। प्रकाश जी रिटायर ना हो पाए। बहू आ गई और पत्नी बहू के साथ व्यस्त मस्त हो गई। रागिनी की भी शादी की उम्र हो गई थी। कुछ लड़के उन्होंने देख रखे थे। प्रकाश जी सोचते थे कि जाके आराम से चर्चा करूंगा पार्वती से, लेकिन यहाँ आने पर उन्हें महसूस हुआ कि घर के सारे हिस्से यहाँ अस्थायी रूप से रहने वालों के नाम हो चुके हैं। जो उनका कमरा था, उन्हें के अतिरिक्त सामान के चलते भंडार घर में तब्दील हो चुका था। बैठक में उनकी व्यवस्था कर दी गई थी, जैसे किसी भी आने जाने वाले की जाती है। जबकि प्रकाश जी चाहते थे कि अपने खूब हवादार कमरे में बढ़िया डबल बेड डलवाएंगे और सफ़ेद नरम बिस्तर पर पत्नी से खूब बतियाएंगे। पता नहीं कितनी बातें हैं बताने के लिए। रागिनी के रिश्ते संबंधी बातें भी तो रात में ही की जा सकती है। दिन भर तो वे पत्नी की चक्रघिनी की तरह में नाचते हुए ही दिखते हैं, लेकिन अब उनका कमरा हवादार कहाँ। उन्हीं की अलमारियों ने कमरे की खिड़कियां ढक दी है। एक तरफ पैक किया हुआ कूलर रखा है तो दूसरी तरफ उनके बक्से, और जो अलमारियां पहले से थी वहां सूटकेस थी। खुद के आने से घर में एक बात और महसूस कर रहे हैं, बच्चों में कुछ अजब सा बदलाव हुआ है। पहले जब वे आते थे तब जितना उत्साह और इंतजार इनके मन में होता था, उतना अब महसूस नहीं हुआ। उनकी किसी बात पर बच्चे जिस तरह पांव पटकते अंदर जाते थे, वो उन्होंने पहले देखा नहीं था। जबकि सच तो ये है
कि वो किसी पर कोई पाबंदी नहीं लगाना चाहते, लेकिन आने जाने का कुछ तो कायदा हो। जमाना इतना खराब है और शादी के लायक लड़की अकेली चल दी, वो भी डूबती सांझ में। लखनऊ में तो उन्होंने ऐसे ऐसे कांड देखे हैं कि अकेली लड़की को कहीं भी जाता देखते हैं तो सोचते हैं कि इसे मैं ही पहुंचा आऊं जहां जा रही है वहां, लेकिन कर कुछ नहीं पाते। यहाँ का माहौल वैसा नहीं है, लेकिन माहौल को बदलते किसने देखा है? कब कहाँ क्या हो जाए कोई जानता है क्या? लेकिन कल रागिनी का पैर पटकते जाना और फिर किशोर की बातें। वे अपनी सफाई देने कमरे के दरवाजे तक पहुंचे ही थे कि उन्हें किशोर की आवाज़ सुनाई दे गई थी। क्या कह रहा था वो भी कट के रह गया था। परिवार के मनों में उनके लिए क्या जगह है, इस बात का अंदाजा भी हो गया था उनको। उन्हें लगा था सब बहुत प्यार से हाथों हाथ लेंगे, लेकिन यहाँ प्यार तो दूर, इज्जत का सुराग भी नहीं मिल रहा। रात को तख्ते पे लेटे तो उन्हें लखनऊ की उस कोचिंग की याद आई जो बैंकिंग सेवाओं के लिए कोचिंग देती थी। कितनी मनुहार की थी उसके संचालक ने। 20,000 दे भी रहे थे, कम नहीं है। अकेले आदमी के लिए 20,000, अभी बुढ़ापा नहीं आया है जो बैठ जाए अशक्त होके। पेंशन घर खर्चे के लिए काफ़ी है, फिर संजय भी तो है अब जिम्मेदारी उठाने के लिए। प्रकाश जी ने तय कर लिया था कि कल ही कोचिंग के संचालक को फ़ोन करके अपनी सहमति दे देंगे। सुबह वो बहुत फ्रेश मूड में उठे थे, नाश्ता करके अपनी अटैची पैक कर रहे थे। पार्वती ने अचरज से देखा, अब कहाँ जाने की तैयारी है? अटैची क्यों पैक कर रहे हैं? प्रकाश जी ने मुस्कुराते हुए पत्नी को देखा और बोले, अरे जानती हो वो कोचिंग वाले हैं ना, मेरे पीछे पड़े हैं। कोई बहुत मेहनत का काम भी नहीं है, कुल 4 घंटे की नौकरी है, पैसा भी अच्छा ही दे रहे हैं। इधर 2 महीनों से बेकार पड़े पड़े हाथ पैरों में जंग ही लग गई है। सोचता हूँ कि चला जाऊँ, छुट्टी छुट्टी आता रहूँगा। तुम चाहो तो चलो साथ में, यहाँ बच्चे सब समझदार हो गए हैं अब। पति के दोबारा जाने की खबर से पार्वती उदास तो हुई, लेकिन दुखी नहीं। बच्चों के व्यवहार से वे भी बहुत दुखी थी। पति के लिए कोई गलत बोले ये भी उन्हें पसंद नहीं, और बच्चों की आज़ादी में वे खलल पैदा करे ये भी उन्हें पसंद नहीं। तो ऐसे में पति का दोबारा नौकरी करना उन्हें अखर नहीं रहा था। लेकिन खुद साथ चलने की बात पर बोली, साथ कैसे चलेंगे हम? अभी रागिनी है, किशोर है, बहू भी तो है, सब छोटे ही हैं। समझो। हाँ, रागिनी के लिए अच्छा रिश्ता जरूर देखते रहना। जाते हुए प्रकाश जी ने पूरे घर पर नज़र डाली और पत्नी से बोले, देखो पार्वती, सबका ख्याल रखना और परेशान ना होना। जब जी चाहे आ जाना, मैं आता हूँ रहूँगा। एक बात और, अगली बार मेरा इंतजाम मेरे कमरे में ही करना ताकि कुछ दिन टिक सकूं। बैठक में तो मेहमान नवाजी की जाती है। पिता के जाने से बच्चे उदास थे या निश्चिंत, पार्वती समझ नहीं पाई। हाँ, उन्होंने जरूर बैठक में आके लंबी सांस ली, पता नहीं राहत की ये या उदासी की। दोस्तों, ये तो वही बात हो गई कि घर में बेकार बैठा आदमी किसी काम के लायक नहीं होता है, और ऊपर से अगर किसी को टोक दे तो लगता है घर में वॉचमैन आ गया है। सच में दोस्तों, पिता बहुत मजबूर होता है। प्रकाश जी को अब लगने लगा था कि जिस तरह सारा जीवन घर से दूर बिताए हैं, उसी तरह बची खुची जिंदगी भी घर से बाहर ही बिताना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने ना चाहते हुए भी घर से निकल पड़े। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद।